तो देखो, कंजर्विंग रिसोर्सेस वर्सेस यूजिंग रिसोर्सेस दो किस्म की चीजें हैं यार। देखो, या तो ये हो सकता है कि मैंने ना पाकिस्तान में ऑयल डिस्कवर हुआ मिसाल के तौर पर। अब उसका एक तो ये तरीका है कि मैं ऑयल बचा के रख दूं ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बच जाए और आज यूज ना करूं। ये एक चीज है कि यार आज ही सारा का सारा यूज कर लो, जो निकलता है निकालते रहो, कल की कल दिखी जाएगी। दो चीजें, एक है कंजर्व करना रिसोर्स को और एक है यूज करना रिसोर्स को, दो अलग अलग चीजें। पाकिस्तान में सुई से गैस निकली, ठीक है जनाब। अब वो गैस इतनी कंज्यूम हुई, सही तरह से चीजें हमने डिस्कवर नहीं की आगे, और ये सारे मसले मसाइल हो गए, गैस की शॉर्टफॉल शुरू हो गई। अब गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, ठीक है। तो भाई क्या है, या तो रिसोर्स को कंजर्व कर लो या आज यूज कर लो। अब अगर आप आज यूज करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलेगी, हो सकता है आगे जाके और इसकी शॉर्टफॉल हो जाए, अल्लाह ना करे, और मसले मसाइल हो, ठीक है। और एक है रिसोर्स को कंजर्व कर लो कि भाई आज यूज ना करो, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए आगे अवेलेबल होगी, ठीक है। ये बात है हमारे पास। अब जब भी हम जो चीज करेंगे उसका नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा। भाई मिसाल के तौर पर अगर आज मैं गैस निकाल रहा हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, तो इस गैस निकालने में कंपनीज इन्वॉल्व होंगी। जब कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, वो ड्रिलिंग करेंगी, सारा प्रोसीजर करेंगी, तो वो लोग को एम्प्लॉय करेंगे तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारा जीडीपी बढ़ जाएगा। ये सारे हमें फायदे हो रहे होंगे, लेकिन साथ साथ नुकसान भी हो रहे होंगे, एनवायरनमेंट खराब हो रहा होगा। और साथ साथ क्या हो रहा होगा कि भाई फ्यूचर जनरेशन्स के लिए चीजें नहीं रहेंगी। तो एक आर्ग्यूमेंट है, हमने इसको देखना है कि किस तरह से किस रिसोर्स के बारे में हमने क्या डिसीजन लेना, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट। अच्छा, सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या है, ये पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं कि सोशल कॉस्ट बराबर होता है प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट के, और बेनिफिट सोशल क्या होता है, सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है। कहते हैं एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट एंड एवरी डिसीजन हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बात भी हमें पता है कि भाई हर डिसीजन की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, द डिसीजन, सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट का मतलब ये कह रहा है कि जो है ना सारी सारी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं इस टाइम। ये कह रहा है कि हर कोई भी डिसीजन हम लेते हैं ना, तो उसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उसमें सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट होता है, ठीक है ना। मतलब उसमें कोई ना कोई कॉस्ट होगी, कोई ना कोई बेनिफिट होगा, और कॉस्ट प्राइवेट भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, ठीक है। बेनिफिट प्राइवेट भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो उसमें हम सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट को देख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले डिस्कस की थी ये बातें। एक प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, वो प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट को देख रहा होगा, लेकिन गवर्नमेंट जब भी काम करेगी तो सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट को देखेगी, और हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट होता है, ठीक है। टू सम एक्सटेंट तो होता है। और हर डिसीजन की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये कहता है कि अगर भाई एक डिसीजन लिया गया कि एक फैक्ट्री बना लें भाई किसी ग्रीन फील्ड पर, मतलब वहां पर पहले क्या था, वो था, ग्रास थी, ग्रीनरी थी, ये सारी चीजें थी वहाँ। गवर्नमेंट ने कहा चलो यार फैक्ट्री बना लेते हैं, क्योंकि ग्रास वगैरह तो है लेकिन लोगों को जॉब देने, तो फैक्ट्री बना लेते हैं। अब जब ये फैक्ट्री बनाएंगे तो इससे आप देखो इन्वायरमेंट खराब होगा, क्योंकि आपने वो सारा वहाँ की ग्रीनरी, दरख्त वरख काटने हैं। तो आपकी जो ग्रीन स्पेस थी अब वो आपको अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, आगे लिखा हुआ है इंक्रीज रोड ट्रैफिक। रोड ट्रैफिक बढ़ जाएगा क्योंकि चीजें आएंगी, गाड़ियां आएंगी, सब ड्रिलिंग होगी, सारा प्रोसीजर होगा, फैक्ट्री बनना होगी, सीमेंट आएगी, ये होगा। पोल्यूशन बढ़ जाएगा साथ साथ, ठीक है। लेकिन फायदा क्या होगा, कह रहे वो जॉब लेकर आएगा और बिजनेस क्रिएट कर रहा होगा रिलेटेड फर्म्स के लिए। देखो, जब एक बिजनेस लगता है उससे कई बिजनेसेस और लग रहे होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी फर्म्स और लग रही होती हैं। जैसे साइट एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कपड़ों की, इसकी, फार्मास्यूटिकल और फलाना फलाना। वहाँ छोटे छोटे बिजनेस वाले भी बैठे होंगे, बिल्डिंग वाला, एसी ठीक करने वाला, गाड़ी रिपेयर करने वाला। क्यों? उनको पता है यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, इतने एसीज लगे हुए हैं हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में, तो कहीं ना कहीं तो खराब हो रहा होगा और हमें बिजनेस मिल रहा होगा। इसी तरह लोगों की गाड़ियां खराब हो रही होंगी तो हमें बिजनेस मिल रहा होगा। तो ये क्या होता है, उन बिजनेसेस के लिए भी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई इन बड़े बिजनेस की वजह से। तो कह रहे हैं कि एक तरफ तो नुकसान है फैक्ट्री लगाने का, कि ग्रीन स्पेस वगैरह चली गई, ट्रैफिक बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ गया, लेकिन फायदा भी है कि जॉब्स आ रही हैं, बिजनेस चल रहा है हमारा, ठीक है।
तो क्या कहता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूजेस अर्थ्स रिसोर्सेज एंड कैन कॉज डैमेज टू द एनवायरनमेंट। कोई भी गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैस ऑयल निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। फायदा तो उसका हो रहा है जो हमने ऊपर पढ़ ली, जॉब्स आ रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है, ये वो, लेकिन नुकसान इस तरह से हो रहा है एनवायरनमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमने कोशिश ये करनी है कि हम ऐसे प्लान्स लेके आए जो सस्टेनेबल हो। देखो ये लिखा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान ऐसे हो जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से यूज करें दैट इट रिमेन्स अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशंस, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। which means that development today does not compromise the lives of future generations। कह रहा है कि भाई अगर सस्टेनेबल कोई बात बता रहा है कि आज जो हम काम कर रहे हैं उससे जो अगली आने वाली जनरेशन है उनको नुकसान ना हो रहा हो, ठीक है, उनके लिए भी चीज अवेलेबल है, तो ये सस्टेनेबल होता है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? देयर फॉर देर इज अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द शॉर्ट टर्म एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द लॉन्ग टर्म। यही बात हमने शुरू में की थी कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, डिबेट है कि यार आज या तो गुड्स को यूज कर लें या फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम छोड़ दें, क्या करें। दोनों चीजों में कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब लेट सपोज कहता है कि गवर्नमेंट को सारी रिसोर्सेज को कंजर्व कर लेना चाहिए, बचा लेना चाहिए, आज कुछ भी ना प्रोड्यूस करें। तो इसके कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। यस, कह रहा है फायदे क्या होंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले ये बताता है, कहता है अगर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू लो टू कवर द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ द डैमेज दे डू टू द एनवायरनमेंट, देन डैमेज फॉर देम will be too high. Taxes on these goods and services can be used to raise their price and cut demand to an economically efficient level। कह रहा है कि भाई अगर ऐसे गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सोसाइटी में जिनकी एक्सटर्नल कॉस्ट कवर नहीं हो रही, मतलब यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि गाड़ियां बना रहे हैं, ठीक है, आप फायदा दे रहे हैं, जॉब्स आ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन आपकी फैक्ट्री से इतना धुआं गंदा निकलता है और इतना आप इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं कि वो कॉस्ट कवर नहीं हो पा रही। तो भाई बेहतर है कि आप पे टैक्सेस लगा के आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोका जाए, ठीक है, रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाए कि भाई ये तो बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है। ठीक है, दूसरी बात, ऐसे मेजर्स लें टू कंजर्व रिसोर्सेज विल नॉट रिजल्ट इन लेस फूड नॉर विल फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस्ड। ऐसे मेजर्स लिए जाएं कि भाई आगे क्या हो कि फ्यूचर में हमारे पे ऐसा ना हो कि फूड शॉर्टेज हो जाए या इस तरह की चीजें हो रही हो। ठीक है, तो इसलिए हम गवर्नमेंट को कहेंगे हाँ भाई आज रिसोर्सेज को कंजर्व करो। तीसरा, resources will be reallocated from production of goods and services with high external cost to those with low or zero external cost। हम क्या करें, जो बहुत ज्यादा एक्सटर्नल कॉस्ट गुड्स क्रिएट कर रहे हैं वहां से रिसोर्सेज को मूव करा दें उन तरफ जहाँ पे एक्सटर्नल कॉस्ट बहुत कम हो। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है कि ज्यादा जॉब्स क्रिएट करें ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस यूज करें, जैसे सोलर पैनल्स वगैरह लगाएं कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी आपकी ऐसे प्रोड्यूस हो रही हो जो कि भाई बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना करे। ठीक है, एज देयर प्रोडक्शन एक्सपेंड सो देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसेस विल टेंड टू फॉल, encouraging consumers to change their consumption patterns। तो क्या कह रहा है, हमें यही बात बता रहा है कि भाई क्या किया जाए, रिसोर्सेज को मूव कराया जाए जहाँ पे एक्सटर्नल कॉस्ट ज्यादा है और उन जगहों पे लेके जाया जाए जहाँ पे एक्सटर्नल कॉस्ट कम है। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो भाई कोल से प्रोड्यूस ना करें, हम सोलर पैनल्स लगा दें। ठीक है, उनको बचा के रख लें अपने कोल रिजर्व्स और उन सारी चीज़ों को। ठीक है, ये काम कर लें। अब ये कहता है नहीं भाई रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करना चाहिए, उसका कुछ नुकसान होगा। क्या नुकसान होंगे वो बता रहे हैं नीचे। कह रहे द फ्री मार्केट इनकरेजेस द मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। कह रहा है यार देखो जब गवर्नमेंट बीच में घुसती है ना तो वो मार्केट को खराब कर देती है। जो फ्री मार्केट है ना वो रिसोर्सेस की एलोकेशन सही तरीके से करता है, और वो होती है प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू, जो आपने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा हुआ है। कहता है फर्म्स दैट वेस्ट रिसोर्सेस विल फेस हायर कॉस्ट एंड विल नॉट बी एबल टू compete विद मोर एफिशिएंट फर्म्स। अब बहुत सारी फर्म्स है मार्केट में आपके पास, और हमारे पास क्या हो रहा है कि जो नॉन एफिशिएंट फर्म फर्म होगी या इनएफिशिएंट फर्म है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी।
कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, प्राइस वो बढ़ा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता चला जाएगा। जब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो क्या हो जाएगा फर्म का? भाई फर्म बंद हो जाएगी, काम ही नहीं कर पाएगी। तो वो कह रहा है भाई इनएफिशिएंट फर्म्स खुद ही मार्केट से बाहर चली जाएंगी, तो एफिशिएंट फर्म्स ही सिर्फ मार्केट में होंगी। इसलिए गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन ना करे और प्राइवेट सेक्टर को अपने उस पर चलने दे। अच्छा, फिर अगला पॉइंट कहता है कि अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व करें, इसका मतलब है रिसोर्सेज तो फारिग पड़ी हुई हैं, आर लेफ्ट आइडल। क्या लिखा हुआ है? रिसोर्सेज आर लेफ्ट आइडल, बेकार पड़ी हुई हैं। भाई हमारे पास कोल का रिजर्व है, इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब अगली जनरेशन के लिए बचा के रखा हुआ है, तो अभी तो रिसोर्स फारिग पड़ी हुई है। तो अभी तो लोगों के पास ना जॉब आएगी ना इनकम आएगी, और लोग और वर्स ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें करना ये चाहिए कि रादर देन सेविंग दीज, वी नीड टू चैनलाइज दीज, और उनको ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हम इस्तेमाल करें। ठीक है, ये काम हम करें। तो उसने दूसरा पॉइंट ये बोला, यार रिसोर्सेज को फारिग छोड़ने से बेहतर है इनका प्रॉपर हल ढूंढो, प्रॉपर तरीके से यूज करो इनको, जिससे एनवायरमेंटल डैमेज कम से कम हो। अच्छा, अगली बात कहता है फ्री मार्केट में प्राइसेस विल राइज एज रिसोर्सेज आर यूज्ड अप एंड दिस विल डिस्करेज देयर कंजम्पशन। अच्छा, कह रहा है कि यार फ्री मार्केट में क्या होगा, क्योंकि मार्केट अपने आप चल रही है, जैसे जैसे चीज इस्तेमाल होती जाएगी सप्लाई पीछे से शॉर्ट होती जाएगी, और जब सप्लाई पीछे से शॉर्ट हो जाएगी आपके पास, तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब चीज महंगी होने लगेगी लोगों की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो फिर वो फोर्स करेगा फर्म्स को कि कोई ऑल्टरनेटिव बनाओ, कोई चीपर चीज बनाओ यार, लोगों को दो। ठीक है, जैसे कि भाई बिजली महंगी होने लगी कि इलेक्ट्रिक से, तो अब लोगों ने क्या किया, सोलर पैनल्स अपने घरों पे लगाना शुरू कर दी, बोला यार चलो ये काम कर लो। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास शुरू होने लग जाएंगी। तो हमने ये पढ़ लिया भाई गवर्नमेंट के क्या रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दोनों तरफ का आर्ग्यूमेंट पढ़ लिया। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, ये देखें, लिखा है डिस्कस वेदर और नॉट एन इकोनॉमी शुड माइन एंड सेल ऑल ऑफ इट्स गोल्ड नाउ। कि सारा इकोनॉमी आज ही माइनिंग कर ले, अपना सारा गोल्ड, गोल्ड निकला इकोनॉमी में, सारा आज ही कर ले या नहीं, क्या करें? अब देखो ये इसी से रिलेटेड है जो अभी हमने टॉपिक किया है ऊपर। अब आपको पता है डिस्कस के सवाल में दोनों तरफ हमें जाना होता है। ठीक है, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट देना होते हैं। तो देखो अगर आज हम ये इसकी एक्सट्रैक्शन करते जाएं गोल्ड माइन की, तो उससे फायदा क्या होगा? जॉब्स आपके पास आ रही होंगी। सही है, सबसे बड़ा फायदा तो ये हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। दूसरा क्या होगा, आउटपुट आपका बढ़ जाएगा, जीडीपी बढ़ने लग जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आने लग जाएगी, जिससे आपके लोगों की इनकम्स बढ़ेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आपका आउटपुट ज्यादा हो सकता है तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, उससे आपका करंट अकाउंट अच्छा हो जाएगा, ये आगे जाके पढ़ेंगे करंट अकाउंट वगैरह। तो करंट अकाउंट आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या होगा, जब आपके मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, लोगों को जॉब्स मिल रही होंगी, और कंपनीज प्रॉफिट बना रही होंगी, तो गवर्नमेंट टैक्स कर सकती है उनको, लोगों की इनकम पे टैक्स लगा सकती है। कंपनीज के प्रॉफिट पे गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा होगा, और गवर्नमेंट का जो बर्डन होगा, जो उन लोगों पर गवर्नमेंट पैसे दे रही होगी जो अनएम्प्लॉयड हैं ये वो कम हो जाएगा। तो कुछ फायदे आपके पास आ गए। मिसाल के तौर पर अब देखते हैं मार्किंग स्कीम में जैसे इसने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। इसने कहा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ठीक है, और रेज आउटपुट, मतलब वही जो हमने बात की, जीडीपी बढ़ रहा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास आ गया। एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं, डिमांड में भी हाई नाउ, इम्प्रूव ट्रेड इन गुड्स, अच्छा हो जाएगा हमारा करंट अकाउंट पोजीशन, हमारी अच्छी हो जाएगी। अब ये ट्रेड इन गुड्स वगैरह क्या है, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे जाके कर रहे होंगे। फिर कहता है मोर टैक्स रेवेन्यू कैन बी अर्नड, इनेबल द गवर्नमेंट टू स्पेंड मोर ऑन एग्जाम्पल एजुकेशन हेल्थ केयर। तो कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट को इनेबल करेगा कि भाई वो जब ज़्यादा पैसा आएगा तो गवर्नमेंट आगे स्पेंडिंग अपनी बढ़ा सकती है, एजुकेशन पे पैसा लगाए, हेल्थ केयर पे लगाए, ये सारे काम करे। फिर आपके पास नेक्स्ट बात है कि इट विल स्टॉप फ्यूचर जनरेशंस। अब सारा, अब ये हम दूसरी तरफ जाएंगे, हाउएवर अगर हम सारा आज ही गोल्ड माइन कर लें तो भाई फ्यूचर जनरेशंस के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, उनकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी।
और फ्यूचर में गोल्ड की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके पास होगा नहीं, तो आपको महंगे में दूसरे मुल्कों से लेना पड़ेगा। आज सस्ते में तो निकाल दिया, बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दी, कल वही गोल्ड अगले 20 साल बाद दूसरे मुल्कों से बहुत ज्यादा आप उस पे रेट पे बाई कर रहे हैं। दूसरा, जब भी आप ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, माइनिंग करेंगे, तो उसकी एक्सटर्नल कॉस्ट होगी, जो हमने पढ़ा है, पोल्यूशन वगैरह होगा, रोड कंजेशन हो सकता है, सही है, नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, ये सारी चीजें हमारे पास आ रही होंगी। ठीक है जनाब। तो क्या कह रहा है वो, यही कह रहा है, इट विल स्टॉप फ्यूचर जनरेशंस बीइंग एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स सेल। इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर देगा, एज रिसोर्सेज विल बी डिप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ हायर डिमांड, एग्जाम्पल ड्यू टू हायर इनकम। ठीक है जनाब। फिर कहता है प्राइस ऑफ गोल्ड में राइज इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में भाई गोल्ड की प्राइस राइज हो सकती है। नाउ मे नॉट बी द बेस्ट टाइम टू सेल इट। हाँ, आज आपने सारा का सारा गोल्ड बेच दिया और फ्यूचर में आपको जनरेशन पड़ी, तो जरूरत पड़ी, तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त इतना गोल्ड आप महंगा दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे मुल्कों से। फिर कहते हैं एक्सचेंज रेट जो है वो लो हो सकता है। अच्छा, एक्सचेंज रेट वाला पॉइंट बाद में समझ में आ जाएगा, अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जनाब। फिर हमने जो बात की कि जॉब्स क्रिएट करेगा, विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, जो हमने बात की, इस पॉइंट को हम यहाँ पे नेगेट कर रहे हैं। हो सकता है जो हम सारी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के जरिए कर रहे हो, तो लोगों को तो इतनी जॉब्स मिल ही नहीं रही। जो हमने बात की थी कि जॉब मिलेगी, ये होगा वो होगा, भाई सब टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो इतनी जॉब्स तो क्रिएट ही नहीं हो पाई यहाँ पर। या हमने किसी और मुल्क को ठेका दे दिया, जैसे पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, भाई आप आके करो, अब चाइना अपनी लेबर ही लेके आ रहा है, तो पाकिस्तान में तो कोई जॉब बनी नहीं। ठीक है, ये नुकसान हो गया। अच्छा, फिर क्या कहता है, गोल्ड माइनिंग में कॉज एक्सटर्नल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सारी चीजें हमारे पास हो सकती हैं। ये एग्जांपल है और इस तरह के कुछ पॉइंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं। अच्छा।